हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड समान सिविल संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर हम जनरली जाने तो हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उन सब के लिए एक समान लॉ होना, एक समान कानून होना, उनके पर्सनल लॉस में, उनके फैमिली लॉस में, जो भी उनका फैमिली अफेयर है उन सब में, जहां पे क्या है, एक समान लॉ का होना, एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी धर्म से संबंध रखता हो, किसी जाति से संबंध रखता हो, किसी एथनिक ग्रुप से संबंध रखता हो, सभी के लिए एक लॉ होना। ये होगा हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्पेशली जो उसके पर्सनल लॉस होते हैं, पर्सनल लॉस एक मीन्स उसके मैरिज, डाइवोर्स या सक्सेशन। मैरिज में सभी के लिए, जितने भी देश में जितने भी सिटीजन है सबके लिए एक लॉ हो, डाइवोर्स के लिए सबके लिए एक लॉ हो, और सक्सेशन के लिए सबके लिए एक लॉ मेनली। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जब देश आजाद नहीं हुआ था, हमारे देश 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले क्या हो रहा था, हमारे देश में बहुत ज्यादा वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, मैरिज और डाइवोर्स के उसमें, कि उसके शादी और उसका जो तलाक होता था उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। जैसे हिंदू उसमें तलाक को मान्यता ही नहीं थी, जैसे हमारे यहाँ था कि भाई शादी 7 जन्मों का बंधन है, तो इस बेस में क्या तलाक की प्रथा ही नहीं थी। तो एक तरीके से जो महिला थी उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, वो एक गलत रिलेशन में फंस जाती थी। लेकिन तलाक का यानी डाइवोर्स का कोई भी रूल था नहीं। तो इसको हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, इस चीज को समझा और इस चीज को महसूस किया कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता आना चाहिए, ताकि जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे रोका जा सके, उनका वेलफेयर सुनिश्चित किया जा सके। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में रखा गया, कहां रखा गया? डीपीएसपी में रखा गया। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया है। आर्टिकल 44 इट मीन्स डीपीएसपी। आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी इट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, आखिरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी में क्यों रखा गया? इसे फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं रख दिए? ये क्वेश्चन बनता है। क्योंकि डीपीएसपी में रखने का मतलब, जैसे आप सबको पता होगा, डीपीएसपी में कोई भी लॉ रखा जाता है, कोई भी अगर राइट दिया जाता है तो वो क्या होता है, कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं होता, वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। अगर डीपीएसपी में दिए गए राइट का अगर किसी प्रकार से वायलेशन होता है, किसी प्रकार से उल्लंघन होता है, जो सिटीजन को राइट दिए गए डीपीएसपी में, अगर उसका वायलेशन होता है, अगर उसे गवर्नमेंट कर रही है या कोई दूसरा सिटीजन कर रहा है, तो वो बंदा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता, उसके जो डीपीएसपी में दिए राइट का वायलेशन हो रहा है। क्योंकि ये जो है कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं, बल्कि ये नैतिक रूप से बाइंडिंग है, ये नैतिक रूप से बाध्यकारी। नैतिक रूप से बाध्यकारी मतलब एक ये गवर्नमेंट को क्या एक गाइडलाइंस देता है डीपीएसपी, कि आपको इन फ्यूचर ये काम करने हैं। और पब्लिक से भी एक तरीके से पब्लिक से भी एक अपील करता है कि वो भी गवर्नमेंट को एक तरीके से प्रेशराइज करे कि भाई ये जो डीपीएसपी में दिए गए राइट है, ये हमारे ये डीपीएसपी में जो दिए गए राइट है, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे कल्याण के लिए गवर्नमेंट इसे लागू करे, और एक सही टाइम आने पर गवर्नमेंट इसे लागू करेगा। तो डीपीएसपी में ये है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी में इसलिए रखा गया था ताकि, चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या एक सभी धर्मों के पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, धर्मों से रिलेटेड है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी के पर्सनल लॉ से रिलेटेड है। और जो लॉ होते हैं, जो धर्म होता है, वो बहुत ज्यादा इमोशन से होता है, लोगों की उसमें भावनाएं होती है। तो एक तरीके से अगर आप उसे प्रेशराइज करके उसे आप अगर उसे फंडामेंटल राइट में रखते हो, फंडामेंटल राइट के कानूनी रूप से बाध्यकारी, तो अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट में रखते, देन क्या होता है कि कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, एंड देन क्या होता कि एक तरीके से लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती। इसलिए इन्होंने सोचा कि चूंकि एक ऐसा माहौल अभी बना नहीं है, माहौल इसे जो आने वाली गवर्नमेंट है
वो एक तरीके से मौका देखेगी और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर देगी। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी में रखा गया था, ना कि फंडामेंटल राइट में। तो ये हुआ। लेकिन 1950 के टाइम पे अच्छी खासी डिमांड उठने लग गई कि हिंदू कोड बिल आना चाहिए, यानी हिंदुओं के जो लॉस है, जो पर्सनल लॉस है, उसे कोडिफाई कर दीजिए आप। हालांकि इसकी डिमांड जो थी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, जो उस समय के जो हमारे मेन थे, जो संविधान निर्माता थे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने एक तरीके से हिंदू कोड बिल के लिए सबसे ज्यादा अपील की थी। उन्होंने पूरा हिंदू कोड बिल बनाया था। और दूसरे जो थे, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि हिंदू कोड बिल जब उनके टाइम पे पास नहीं हुआ था तो उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया था। कांग्रेस को छोड़ करके फिर वो अलग से उन्होंने चुनाव लड़ा था। और कांग्रेस को छोड़ने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि हिंदू कोड बिल को लागू नहीं किया गया था। हालांकि 1952 के टाइम पे हिंदू कोड बिल को लागू कर दिया गया। 3 अलग अलग चरणों में इसे लागू किया गया था। इसमें जो मेन थे मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट या कि स्पेशल मैरिज एक्ट, इस प्रकार के अलग अलग एक्ट थे जहां पर कोडिफाई किया गया था, जो हिंदुओं के जो पर्सनल लॉस है उसे कोडिफाई किया गया था। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो बेसिक चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोस क्या है एंड उसके कॉन्स क्या है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंप्लीमेंट होता है तो उसके एडवांटेज क्या है, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होता है तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, या कि उसके चैलेंजेस क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के पीछे। तो हम सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं, प्रोस की बात कर लेते हैं। एडवांटेज पहला, अब अगर हमारे देश में जितने भी सिटीजन है, अगर सभी के एक पर्सनल लॉ होंगे, अगर सभी के पर्सनल लॉ समान होंगे तो क्या होगा, एक तरीके से आप उन्हें इक्वल स्टेटस दे रहे हो, आप यानी इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो। जो एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट का एक तरीके से एक ये है भी कि भाई हमें इक्वालिटी को, समानता को प्रमोट करना है। तो अगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया, इट मीन्स आप इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि सभी के लिए, जो जितने भी सभी धर्म है, सभी धर्मों के लिए एक कोड आना, सभी धर्मों का एक लॉ होना, तो एक तरीके से इससे क्या होगा, इक्वालिटी प्रमोट होगी। तो पहला, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए किया जा सकता। सेकंड क्या है, हमारे देश में अभी बहुत सारे धर्मों में वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी बहुत से धर्मों में हमारे वुमेन को अभी भी, महिला को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, और उसे लेजिटिमेट भी ठहरा दिया जाता है, उसे सही भी ठहरा दिया जाता है। यानी वुमेन को क्या एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और उसे सही भी ठहरा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो इसे रोका जा सकता है। जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इंश्योर कर सकती है कि भाई इस प्रकार की प्रैक्टिसेस, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ ना हो, और हमारे यहाँ की एजेंसीज भी कुछ कड़े रुख अपना सकती है। तो इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। थर्ड अगर बात की जाए तो इससे देश इंटीग्रेट भी होगा, इससे देश एक होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हम सभी के धर्म क्या है, हम सभी के जो पर्सनल लॉस है एक है। तो एक तरीके से जो भेदभाव चला आ रहा है, जैसे हिंदूज को लगता है कि भाई मुस्लिम्स के पर्सनल लॉस अलग है, हमारे लिए सिर्फ हिंदू कोड बिल है, उनके लिए कोई कोड नहीं है। तो एक तरीके से जब आएगा ये, तो क्या होगा, देश और ज्यादा इंटीग्रेट होगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो देश इंटीग्रेट होगा। फोर्थ वन, आज की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो बहुसंख्यक है, वो युवा है, यूथ है, और यूथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते। यूथ किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ना नहीं चाहते। वो किसी प्रकार के धर्म, जाति, रीति रिवाज में भेदभाव नहीं करना चाहते। अब युवा चाहता क्या है, यूथ क्या चाहता है, यूथ चाहता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, जैसा अभी हो भी रहा है कि एमपी में, भोपाल में चल रहा है, रोजगार के लिए पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है। तो अब यूथ की क्या डिमांड है, यूथ की डिमांड है एम्प्लॉयमेंट, ना कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव हो रहा है, यानी
रूरल एरिया में होता है, अर्बन एरियाज में भी होता है, और धीरे धीरे इसे कम भी किया जा रहा है। तो जो हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो यूथ है, एंड यूथ किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को नहीं चाहता, डिस्क्रिमिनेशन को नहीं चाहता। एंड फिफ्थ वन, अब क्या बहुत सारे धर्मों में ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती है जो ह्यूमन राइट को भी वायलेट करती है, यानी ह्यूमन राइट जो मानव अधिकार होता है उसे भी वायलेट करती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करती है कि भाई आप ह्यूमन राइट का वायलेशन क्यों कर रहे हो, तो धर्मों के लोगों का कहना होता है कि भाई आप हमारे धर्म के ऊपर, हमारी मजहब के ऊपर आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो एक तरीके से उनका कहना होता है चूंकि हमारे पास आर्टिकल 25 है, राइट टू रिलीजन है, धर्म की स्वतंत्रता है, और हम अपने हिसाब से अपने धर्म की प्रैक्टिसेस करेंगे। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो इस तरीके की चीजें नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, सभी लोगों के लिए एक समान कानून होगा। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस है जो ह्यूमन राइट को वायलेट करती है वो प्रैक्टिसेस कम हो जाएंगी। ह्यूमन राइट को वायलेट करने वाली प्रैक्टिसेस कम होंगी, प्रैक्टिसेस कम होंगी। तो इसके प्रॉस हो गए, इसके एडवांटेज हो गए ये सब। पहला कि भाई इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। सेकेंड इज जो वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन होता है वो थोड़ा कम होगा। देश इंटीग्रेट होगा, देश यानी एक होगा। फोर्थ इज हमारे जो मेजोरिटी ऑफ यूथ है वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता, वो रोजगार चाहता है। और फिफ्थ जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन होता है वो रुकेगा। तो ये हो गए एडवांटेज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से होंगे। अब कुछ हम चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं, या कि डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ चैलेंजेस यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने में, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में कुछ चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज तो डाइवर्सिटी है। हमारे देश में बहुत ज्यादा विविधता है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, अलग एथनिक ग्रुप है, अलग अलग भाषा को मानने वाले हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कल्चर को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं। तो ऐसे डाइवर्सिटी वाले देश में एक पर्सनल लॉ का होना, सभी सिटीजन्स के लिए एक पर्सनल लॉ होना गवर्नमेंट के लिए सही में एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है। हालांकि इस गवर्नमेंट के लिए चैलेंज की कोई बात है नहीं, क्योंकि भाई इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े काम करे, लाइक अयोध्या इशू क्लियर हो गया, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया, एनआरसी को लागू करना, या कि फिर इंडिया बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उससे सॉल्व करना, या कि फिर ये अभी ये आपका डिमोनिटाइजेशन, या कि जीएसटी। तो एक तरीके से बहुत बड़े बड़े काम हुए। तो लगता है अगली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ सकता है, इसके ऊपर भी काम हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद चैलेंज तो है, क्योंकि डाइवर्सिटी है अपने देश में। सबसे पहला डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एक चैलेंज है। सेकेंड, हमेशा ये बना रहता है जब भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो, ये एक परसेप्शन बनी रहती है कि माइनॉरिटीज के ऊपर मेजॉरिटीज के कानून को थोप दिया जाएगा। माइनॉरिटीज इट मीन्स मुस्लिम्स, मेजॉरिटी इट मीन्स हिंदू, यानी माइनॉरिटी इट मीन्स मुस्लिम्स और मेजॉरिटी इट मीन्स हिंदू, कि मुस्लिम्स के ऊपर हिंदुओं के कानून को थोप दिया जाएगा। यह हमेशा डर लगा रहता है जब भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो। तो इस डर को भी खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कि माइनॉरिटी के ऊपर, माइनॉरिटी इट मीन्स अल्पसंख्यक के ऊपर मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक के कानून को थोपना, ये परसेप्शन बनी रहती है। माइनॉरिटी इट मीन्स मुस्लिम्स एंड मेजॉरिटी इट मीन्स हिंदू। थर्ड वन अगर बात किया जाए तो ये अगर गवर्नमेंट पर्सनल लॉ को, अगर गवर्नमेंट क्या करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है तो सभी धर्मों के पर्सनल लॉ को भी वो इंटरफेयर करेगी। तो एक तरीके से ये भी एक चैलेंज की बात है
कि हर कोई इसका विरोध करेगा, हर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा। तो एक ये भी है। फोर्थ, इसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, और ये नैतिक रूप से जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। लेकिन अभी माहौल ऐसा नहीं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करो। हालांकि माहौल कब आएगा इसके बारे में कुछ क्लियर भी नहीं। कुछ चीजें फोर्सफुली भी होती है, क्योंकि 75 ईयर्स हो गए देश को आजाद हुए और अभी तक माहौल नहीं आया यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने का। बट एक पॉइंट ये भी बन जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने का भी माहौल नहीं आया। अभी क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग यानी अलग अलग धर्मों के में आप अलग अलग पर्सनल लॉस बना सकते हैं। वो पर्सनल लॉस आप ये देख सकते हैं कि भाई वो इक्वालिटी को वायलेट ना करे, वो ह्यूमन राइट को वायलेट ना करे, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करे, वुमेन के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखकर आप बना सकते हैं पर्सनल लॉस, सबके लिए अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट कर भी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यानी कुछ टाइम पहले उसने ट्रिपल तलाक के ऊपर वर्डिक्ट दिया। हालांकि अभी पॉलीगैमी के ऊपर जो है वो रुका हुआ है, पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में केस वो भी पूरा हो जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के ऊपर दिया या कि पॉलीगैमी के ऊपर, बहुविवाह के ऊपर अभी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हो गए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने में आ सकते हैं। अब लॉ कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन भी है। इसके अलावा हम लॉ कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन भी देख लेते हैं। वो कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं अगर आप, तो फैमिली जो पर्सनल लॉ में कुछ सुधार हो सकता है। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन, सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं कि ये क्या दखलंदाजी सी बात है कि आपने मेल के लिए जो मिनिमम एज रखी है शादी की, मैरिज की, वो 21 ईयर है, और फीमेल के लिए जो मैरिज की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है। कि भाई मेल के लिए मिनिमम एज क्या है 21 ईयर, एंड फीमेल के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर। जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, जब आप समानता की बात करते हैं, इट मीन्स दोनों की इक्वल एज होनी चाहिए, 21 ईयर। या कि फिर आप ये सोचते हैं कि फीमेल ज्यादा मेच्योर होती है तो उनकी आप कम एज में शादी कर दो, और मेल कम मेच्योर होते हैं देन उनकी आप थोड़ा टाइम में शादी करो। या कि आप ये सोचते हैं कि मेल की एज ज्यादा होनी चाहिए एंड फीमेल की एज कम होनी चाहिए। ये एक तरीके से पैट्रियार्की सोच, पितृसत्तात्मक सोच। तो ये दकियानुसी सोच है और इसे खत्म करना चाहिए और दोनों की एज जो है सेम करना चाहिए 21, ताकि इक्वालिटी को भी आप प्रमोट कर सको, जिसकी आप बात करते हो कि बॉयज एंड गर्ल्स जो जेंडर इक्वालिटी को हमें प्रमोट करना है, जेंडर पैरिटी लाना है। तो जेंडर पैरिटी लाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए जरूरी कि दोनों की एज सेम कर दी जाए। हालांकि गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है और गवर्नमेंट एक्चुअली पूरा डिसीजन हो चुका है कि जो फीमेल है, फीमेल की एज को भी, जो मिनिमम एज है उसे भी 21 ईयर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इसके ऊपर किसी प्रकार की अपडेट नहीं आई है, तो अभी इसे हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके ऊपर विचार चल रहा है और यह लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन भी। इसके अलावा बोला गया है लॉ कमीशन ने कि भाई डाइवोर्स के बाद हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो प्रॉपर्टी उसे 50-50% शेयर कर लेना चाहिए। कि भाई अगर डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ की प्रॉपर्टी में 50-50% का बंटवारा कर ले। थर्ड इज कि भाई एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए। एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए कौन सा? अगर हस्बैंड एंड वाइफ को कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो लॉ कमीशन का कहना है कि भैया अगर वो जो डिजीज है अगर वो क्यूरेबल है, अगर वो ठीक होने योग्य है, तो ये ग्राउंड नहीं बनता डाइवोर्स का। तो ये ग्राउंड को हटाया गया कि भाई अगर डिजीज है तो ये डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है। लेकिन लॉ कमीशन ने कहा कि ये जो डिजीज है अगर ये किसी भी तरह से क्यूरेबल हो सकती है, किसी भी तरीके से ये ठीक हो सकती है,
तो आप ये जो डाइवोर्स का है एक ग्राउंड जो बनता है उसे आप खत्म कर दीजिए। थर्ड हो गया। फोर्थ इसकी जो बच्चों की जो एडॉप्शन होती है या कि गार्जियनशिप होती है, वहां पे आप इक्वल ट्रीट करें पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स इट मीन्स मदर एंड फादर, कि भैया ऐसा होता है ना कि फादर को आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हो जब भी ऐसी कोई एडॉप्शन की प्रोसेस आती है, लेकिन आप मदर एंड फादर दोनों को आप इक्वल ट्रीट करो जब भी यानी एडॉप्शन की बात आए या कि गार्जियनशिप की बात आए। तो ये हो गए। और इसके अलावा ये भी एक और है कि जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में हस्बैंड के घर वालों का राइट होता है, लेकिन प्रॉपर्टी में हस्बैंड के घर वालों के साथ साथ वाइफ के घर वालों का भी राइट होना चाहिए। एक ये भी लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी। तो लॉ कमीशन क्या इस तरीके से जो फैमिली अफेयर में रिकमेंडेशन दे देकर क्या कर रहा है, एक तरीके से माहौल क्रिएट कर रहा है, एक तरीके से एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हालांकि लॉ कमीशन ने अभी बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है, लेकिन वो कुछ रिफॉर्म्स के लिए वो जरूर बोल रहा है। इस तरीके से हमने लॉ कमीशन के भी तर्क को जान लिया। अब इस सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क है? सुप्रीम कोर्ट के तर्क में एक केस है हमारा शाहबानो वर्सेस शाहबानो वाला केस। तो उसके लिए हमने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई कि शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान जो उनके हस्बैंड थे, जो मिल जाएगी आपको वीडियोस। तो शाहबानो वाला आप वीडियोस देख सकते हैं। ट्रिपल तलाक के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। ये हो गया। इसके अलावा एक दो और जजमेंट है, उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे। सो ये लेक्चर हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।